फेस से किस किस बीमारी का पता चलता है, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज का आइडिया हो जाता है। लिप्स के कॉर्नर्स अगर आपके फटे रहते हैं तो इसका मतलब है विटामिन B2 और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है। अगर आपके क्रैक्ड हील्स भी हैं साथ, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन के साथ आपका गट और आप जो मेमोरी इश्यूज हैं वो भी बहुत जल्दी एसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कि बालों से हमें कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स पता चलता है। बाल अगर आपके बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, विटामिन D की कमी हो सकती है, थायराइड आपका नीचे हो सकता है, आपका आयरन जो है वो नीचे हो सकता है, आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन वजह आपके पास ये हो सकती है। टीन एज में या 20s में 21 में भी अगर टांगों में इतनी स्वेयर दर्द हो तो ये कौन सी डेफिशिएंसी है। अगर रात को एकदम जोर से कुड़ाल पड़ती है ना, क्लासिकल कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। फॉरेन कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली विद मील्स। कौन से ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जिससे हमें ये फौरन क्लिक हो जाए कि अब एजिंग आना स्टार्ट हो गई है, अब हमने इसको कंट्रोल करना है, और वो हमने कैसे कंट्रोल करना है। आंखों की हम अपना चेहरा तो हर रोज देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा चेहरा हमें क्या बताना चाह रहा है। डार्क सर्कल्स, पफी आईज, रंग का एकदम से पीला हो जाना, हमारे चेहरे पे किसी किस्म का निशान आ जाना, कोई दाग आ जाना, या इसी के साथ साथ हमारी आंखों का पीला होना या एकदम से सुर्ख हो जाना, ये कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारा चेहरा हमें हर रोज बता रहा होता है लेकिन हम उसको सीरियस नहीं लेते। तो आज के इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर साहर चावला आपको ये बताएंगे कि आपके फेस ऑर्गन्स, आपके जिस्म के अंदर मौजूद कौन कौन सी बीमारी का पता चलवा सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहर चावला। जैसे ही हम किसी को मिलते हैं ना, तो सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो आपके फेस पे जाती है। Absolutely. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मेरे माइंड में ये आया था कि हमारे फेस से, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे ये बताएं कि फेस से किस किस बीमारी का पता चलता है, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज का आइडिया हो जाता है, कि आपका फेस देख के आइडिया हो जाए कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। लव द क्वेश्चन। सबसे पहले जब फेस को देखेंगे, स्किन को देखेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको बताएगी कि क्या वो डिहाइड्रेटेड स्किन तो नहीं है। दो, एक डिहाइड्रेटेड स्किन और एक एडमिशियस स्किन यानी स्वेलिंग वाली स्किन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब हम फेस पे देखेंगे, सबसे पहले अनकॉन्शियसली, ये नहीं कि मैं सिर्फ डॉक्टर साहर हूँ तो मुझे पता है कि हाइड्रेशन लेवल्स चेक करने, कोई भी आप भी अनकॉन्शियसली यही चेक कर रही होंगी मुझ में। और डिहाइड्रेटेड स्किन का कैसे पता लगेगा? रिंकल से, फाइन लाइन से आपके पास, ठीक है। और एडमिशियस स्किन का आपके पास कैसे पता लगेगा, यानी स्वेलिंग वाली स्किन का आपके पास कैसे पता लगेगा? जो पफी आइज होती हैं आपके पास। अब जहाँ पर आपके पास डिहाइड्रेटेड स्किन की वजह आपके स्ट्रेस हार्मोन और कोर्टिसोल हाई होना हो सकता है, वैसे आपके पास आपकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स कम हो, ये आपके पास हो सकता है। डिहाइड्रेटेड स्किन की एक बहुत बड़ी वजह आपकी बॉडी में विटामिन A, C और E की कमी हो सकती है, क्योंकि ये तीनों एंटी एजिंग विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं। ये वो विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमने बाहर से लेने होते हैं। और ये उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, यानी वो सोजिश करने वाले और बॉडी के हर सेल को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को, उनके लेवल्स को कंट्रोल में रखती हैं। जब विटामिन A, C की कमी होती है, ये लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और ये सबसे पहले आपके जिस एरिया की स्किन को अटैक करते हैं, ये आपके चेहरे की स्किन को अटैक करते हैं। तो वो डिहाइड्रेशन और वो विटामिन A, C की कमी फाइन लाइन और रिंकल्स की सूरत में भी आपके पास एविडेंट होती है। अब जब ये आपकी पफी आइज होंगी, आपके पास बहुत सूजी, वो आपको बहुत कुछ बताएंगी। वो आपको आपके लिवर की हेल्थ बताएंगी, किडनी की हेल्थ बताएंगी, हार्ट की हेल्थ बताएंगी। वो आपको ये बताएंगी कि कहीं आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन तो नहीं है, कहीं आपकी बॉडी में सॉल्ट रिटेंशन तो नहीं है। वाटर रिटेंशन किस इंसान की बॉडी में होगी? फॉर एग्जांपल, अगर उसको कोई ज़रूरी नहीं है वाटर रिटेंशन उसी की बॉडी में हो जिसका डायलिसिस होने वाला है, जिसको गुर्दों का प्रॉब्लम है, वाटर रिटेंशन उसकी भी बॉडी में हो सकती है जिसकी डाइट में शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपके पास बहुत ज़्यादा ले रहा है। एक शुगर मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है अपने साइज़ के निस्बत 10 गुना ज़्यादा पानी रोक के रखने की। जो इंसान का इंटेक की वाइट ब्रेड है, कार्ब्स है, स्नैक्स है, अब आप खुद सोचें कि उस इंसान की बॉडी में पानी जो है वो कितना ज़्यादा आपके पास रुका होगा, किसकी सर्कुलेटरी हेल्थ आपके पास अच्छी नहीं है। तो जैसे ही हम चेहरा देखेंगे, सबसे पहले तो फ़ौरन हमें ये बातें जो है वो पता लग जाएंगी आपके पास। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोगों की तो बाय जेनेटिक्स भी पफी आइज होती हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं भाई ये शायद जीन्स की वजह से है या ये किसी बीमारी की वजह से? बाय जेनेटिक्स होती हैं डेफिनेटली कुछ लोगों की पफी आइज। एक तो आपके डॉक्टर की आंख बता सकती है, बिकॉज
अ डॉक्टर नोज जब वो देखता है आपके पास, अ लेमैन एक नॉर्मल बंदा माइट नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट, वो शायद ये फ़र्क ना बता सके, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर किसी की आइज़ पफ़ी इस वजह से हैं कि वो आज रात को या कल रात को कम सोया है, या उसने 1-2 दिन ग्लूटेन ज़्यादा खा लिया है, या फिर वो जेनेटिक है, या फिर वो हाइपरटेंशन की वजह से हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उनकी बॉडी में भी सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होता है, उनकी भी पफ़ी आइज़ होती हैं। और बाकी जिनकी जेनेटिकली होती है उनको खुद भी पता होता है। अब आ गई बात फीलिंग की, अगर आपकी सिर्फ आइज़ पफ़ी हैं और जेनेटिकली पफ़ी हैं, तो उसके साथ आपको फटीग के प्रॉब्लम नहीं होंगे, एनर्जी लेवल्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मूड के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपके ब्लड काउंट्स ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक जी। है। अच्छा डॉक्टर साहर चावला, आँखों की बात हो रही है तो हुँ। आँखों का एक और मसला होता है हुँ, कि हमारी आँखें ना, कुछ लोगों की आँखें बहुत ज़्यादा पेल फ़ील होती हैं, हुँ। तो वो किस बीमारी की सिम्पटम होती है? अच्छा, आपकी अगर आँखें, आपका जो व्हाइट पोर्शन होता है स्क्लेरा, उसको स्क्लेरा कहा जाता है। अगर आपका स्क्लेरा पेल है या फिर आपकी स्किन पेल है, तो उसका मतलब है कि आपका लिवर ठीक तरह काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आपका लिवर जो है ना, जब उसकी डीकंजेशन नहीं होती, जब वो कंजेस्टेड रहता है, तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना बाइल, वो उसका बैकअप स्टार्ट कर देता है। बाइल हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव जूस है जिसने फैट्स को भी डाइजेस्ट करना होता है, लेकिन उसने उसके साथ-साथ बहुत सारे ज़हरीले मादों को भी लिवर से लेके निकलना होता है, आंतों में ले जाके उसकी एक्सक्रीशन करवानी होती है। जब आपके पास इस बाइल की फ्लो में प्रॉब्लम होता है, बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या लिवर बाइल ठीक सिक्रीट नहीं कर रहा, या पित्ते में वो ठीक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, इन तीनों लेवल्स पे कहीं भी प्रॉब्लम है, तो बाइल का बिल्डअप शुरू हो जाता है आपके पास। स्किन में शुरू हो जाता है, आंखों में शुरू हो जाता है। हुँ। स्किन से भी पहले ये आपके पास आंखों में नज़र आता है। क्लिनिकली जब बाइल का बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, जब उसके लेवल्स ऊपर चले जाएँ, 1.5-2 से भी ऊपर चल जाए, तो इस क्लिनिकल कंडीशन को आपके पास जॉन्डिस कहा जाता है। और आप जॉन्डिस के पेशेंट्स में देखा होगा, आंखें कितनी ज़्यादा पेल बिल्कुल, होती हैं, स्किन बिल्कुल। कितनी ज़्यादा पेल होती है, लेकिन कुछ लोगों को सब क्लिनिकल जॉन्डिस होता है। सब क्लिनिकल जॉन्डिस का मतलब ये है कि बायोकेमिकल लैब्स में उनका रिजल्ट प्रॉपर उस तरह नज़र नहीं आया जॉन्डिस है। जॉन्डिस आपके पास यही है ना, जॉन्डिस इज़ बेसिकली कि आपका बाइल बॉडी में बिल्डअप हो रहा है। तो कुछ लोगों को प्रॉपर क्लिनिकली फुल ब्लोन जॉन्डिस तो नहीं होता, लेकिन उनकी आँखों में उनकी बाइल की फ्लो ठीक नहीं होती है। अगर इसको यहीं पे पकड़ लिया जाए, आप आँखें देख के बता सकते हैं। और इसका हल क्या होगा? मतलब अब नाइस क्वेश्चन। जी। अगर पता चले कि भई मुझे ये थोड़ा-सा इश्यू लग रहा है कि मेरा हुँ। जो आँखों का पोर्शन है हुँ, व्हाइट हुँ। वाला, वो थोड़ा येलोइश टोन हुँ, में जा हुँ। रहा है, हुँ, तो हुँ। मुझे इसको स्टार्टिंग में ही पकड़ना है कि खुदा हुँ, ना ख़ास्ता ये बढ़ जाए हुँ। और प्रॉपर टेस्ट भी हमें जॉन्डिस शो कर हुँ, दे। हुँ। तो उससे पहले अगर हम उसको पकड़ लें तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, इसका मतलब है कि ऐसे पेशेंट्स के जो लिवर एंजाइम्स है वो डीअरेंज्ड हैं, आपने लिवर को डिटॉक्स करना है। आपको बहुत ऑर्गेनिक हल्क मैं इसका बता देती हूँ, एक चाइनीज़ हर्ब है, कई हज़ार साल पुरानी, मिल्क थिसल। ठीक है, मिल्क थिसल हर्ब जो है, अब तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं, मेरी अपनी भी ब्रांड है। मिल्क थिसल हर्ब का 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में जो है वो सुबह खाली पेट लें, उसको लेना स्टार्ट कर दें। उसके साथ साथ कुछ और भी, ये आपके बाइल की डिकंजेशन स्टार्ट कर देगी। कुछ और भी हर्ब्स हैं, आयुर्वेदा की त्रिफला है, इसके साथ आपके घर में मौजूद अदरक पाउडर है, आपके पास सौंफ का पाउडर है, आप करेले पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितनी भी कड़वी सब्जियां वो बाइल की डिकंजेशन करती हैं। स्वांजना भी थोड़ी सी कड़वाहट वाला होता है। आंवला जो है, विटामिन सी, वो भी आपके पास बाइल की डिकंजेशन में हेल्प करता है। सेब का सिरका, अगेन सेब के सिरके के फ़वाइद पे हम हमेशा बात करते हैं। ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बाइल की फ़्लो में हेल्प करेंगी। एक तो आप ये काम शुरू करें, और थोड़े अरसे के लिए अपनी डाइट से ज़रा रेड मीट हटा दें और अंडे हटा दें, क्योंकि हुँ। इस वक्त आपका लिवर थोड़ा-सा बर्डन्ड है ना, तो इस वक्त थोड़ा-सा वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएँ। एक तरफ आप अपने लिवर को डिटॉक्स करेंगे, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, एबीसी जूस का डेली आप इस्तेमाल शुरू कर दें। एबीसी जूस आप कहते हैं एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस को। बीटरूट और कैरेट ये ग्लूटाथायोन में बड़ा रिच होता है। ग्लूटाथायोन बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी का, इसमें बड़ी एबिलिटी होती है बॉडी को डिटॉक्स करने की। विटामिन ई का आप सिंथेटिक सप्लीमेंट शुरू कर दें, 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली। एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल का आप सप्लीमेंट शुरू कर दें, यहाँ पे उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। अपने विटामिन डी लेवल्स के चेक करवाएं, देखें अगर लेवल्स कम है तो उन लेवल्स को आप अपने पास रिस्टोर करें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होता है बाइल सॉल्ट्स की फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, टटका, उसको आप थ्राइस डेली जो है वो मील्स के साथ लेना शुरू कर सकते हैं, और वेल हाइड्रेटेड रहें। बिल्कुल, और ये कितना ज़बरदस्त है कि हम अपनी हुँ, आँखों से अपनी लिवर की एब्सोल्युटली, कंडीशन बता सकते बिल्कुल। हैं, कि मतलब हमें अपनी आँखें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। ये हुँ, हमें सिर्फ़ हमारी आइज़ का ही ओवरव्यू नहीं देती, बल्कि हमारी हुँ, लिवर की कंडीशन भी हमें बता रही हुँ, है। अच्छा, इसके बाद भी ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मुझे पता है कि आपके पास इससे रिलेटेड बहुत नॉलेज होगा। तो मुझे ये बताएँ, आँखों के अलावा हम अपने फेस ऑर्गन्स जितने
जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उससे किस किस बीमारी का पता चल सकता है? हमारे नोज से, हमारे लिप से, हमारी चीक से, हमारी स्किन से, हमारी आई से, किस किस बीमारी का पता चल सकता है? अच्छा, आपके लिप्स के कॉर्नर्स अगर आपके फटे रहते हैं या होंठ फटे रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको राइबोफ्लेविन और नायसिन की डेफिशिएंसी है। ओह माय ठीक है, गॉड! और ये क्या होता है? विटामिन B2 और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपके क्रैक्ड हील्स भी हैं साथ, फटे होंठ और फटे कॉर्नर्स के साथ, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन के साथ आपका गट और आपके जो मेमोरी इश्यूज हैं वो भी बहुत जल्दी एसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास नायसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब अगर आप अपने गम्स और आप अपने मसूड़ों की तरफ आ जाएं, अगर आपकी इसके साथ-साथ हम इनका सॉल्यूशन भी बताते जाएँ तो हमारे देखने वालों को आसानी होती जाएगी कि जैसे आपने होंठों का ज़िक्र किया, आपने क्रैक हील्स का ज़िक्र किया, इसके साथ ही इनका सॉल्यूशन बता दें कि भई विटामिन B2 और विटामिन C आपको किस-किस सोर्स B2 में और मिलेगा? B3 B2 B3 और B3 आपके पास अंडों में मौजूद है, आपके पास होल ग्रेन्स में मौजूद है, आपके पास पोल्ट्री में मौजूद है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी देर के लिए हमें B2 और B3 जो है उसके सिंथेटिक सप्लीमेंट्स भी देने पड़े। मसूड़े अगर आपके बहुत ज़्यादा स्वोलन रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये क्लासिकल साइन होता है आपके पास विटामिन C की कमी का। विटामिन C आपके पास 5 हिस्सों से मिलके बनता है, जिसमें से एक हिस्सा आपके पास पी फैक्टर होता है। पी फैक्टर होता है एक्चुअली परमेबिलिटी फैक्टर। परमेबिलिटी यानी वेस्कुलर परमेबिलिटी, यानी आपकी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी। जब विटामिन C की कमी होती है ना, तो आपकी ब्लड वेसल्स का कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है, पहले छोटी छोटी वेसल्स में, मसूड़ों से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपको प्लाक हो, आपको स्केलिंग की ज़रूरत हो। दूसरा क्लासिकल, या फिर आपके पास विटामिन C जो है इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। नोज़ आपके पास अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लेम रहता है, तो ये आपको ये बात बता सकता है कि आपकी बॉडी में ग्लूटेन और डेयरी की इंटॉलरेंसेस हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी यानी डैम्पनेस रहती है, आपकी बॉडी की जो तासीर है वो ठंडी है और वो बलगम वाली है। अगर आपकी आईब्रोज़ हैं, फॉर एग्जांपल आईब्रोज़ के इनर कॉर्नर्स पे आपके बाल नहीं आते हैं, आईलैशेस के आपके बालों की स्लो ग्रोथ है, तो ये आपको ये बता सकता है कि आपका जो थायराइड है वो ठीक तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका थायराइड जो है वो कम फंक्शन कर रहा है। मोस्टली लोग जो है वो टेनाइटिस को, यानी कानों में सीटी की आवाज़ आना, ठीक है, मोस्टली लोग इसको, ये ENT का ही प्रॉब्लम है ज़्यादातर, लेकिन ये B विटामिन की कमी से भी आपके पास हो सकता है। बिल्कुल, अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं टेनाइटिस वाले, उनको B विटामिन दें तो वो भी आपको हेल्प करता है, B विटामिन के कॉम्प्लेक्सेस अगर दें तो। बिल्कुल ठीक है। और बालों पे आ जाते हैं कि बाल हमारे या तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, या बाल एकदम से ऑयली बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल टूटना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं। तो ये बालों से हमें कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स पता बहुत चलते हैं? सारे पता लगते हैं। अगर आपके बाल ऑयली बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जो आपके बालों के ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, जो आपके पास वो ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, सीबम। ये जो ऑयल होता है ना बालों का, जो आपकी स्किन का होता है, इसको सीबम कहा जाता है। अब ये जो सीबम है, इसको नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए आपके स्कैल्प में। इसकी एक्सेसिव सिक्रीशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी है। इसीलिए जिन लड़कियों को PCOS होता है, जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, जब वो डॉक्टर के पास जाएँ तो उनको जिंक सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं। इस सीबम को बैलेंस करने के लिए जिंक सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, विटामिन D की कमी हो सकती है, थायराइड आपका नीचे हो सकता है, आपका आयरन जो है वो नीचे हो सकता है, आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन वजह आपके पास ये हो सकती है कि एक सर्टेन तरह का टेस्टोस्टेरोन होता है, DHT, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल्स जो हैं वो आपकी स्कैल्प में ऊपर हो जाते हैं। ये जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये हेयर फॉलिकल्स का ना सांस घोंटता है, उनको सफोकेट करता है और उनकी थिनिंग भी कर देता है। बाल पतले भी आते हैं और कम भी आते हैं। उसकी वजह से आपके बालों की जो साइकिल है ना वो अपनी कंप्लीट नहीं कर सकता, बाल जो है वो जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। अब बाल उग उतनी स्पीड से नहीं रहे हैं जितनी स्पीड से वो आपके पास गिर रहे हैं, तो ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह भी आपके पास जो DHT है उसका कम होना, DHT का ज़्यादा होना आपके पास तो हो सकता इसमें है। हम कर क्या सकते हैं? आप DHT ब्लॉकर्स रखें अपनी डाइट में। DHT कॉमन ब्लॉकर्स आपकी डाइट में जो हैं वो टर्मरिक है, आपके पास ग्रीन टी है, आपके पास कोकोनट है, आपके पास आंवला है, आपके पास बादाम है, आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, आपके पास सनफ्लावर सीड्स हैं। मैंने तो अपना एक पूरा DHT ब्लॉकर पाउडर निकाला हुआ जिसमें मैंने सारी चीज़ें ग्राइंड करके जो है वो शामिल की हैं। उसके साथ साथ आप ऐसे शैम्पूज़ और ऑयल्स भी इस्तेमाल करें, जिस तरह मेरे अपने भी हैं, जो कि नेचुरली DHT को ब्लॉक करें, यानी आप खाएं भी वो चीज़ और टॉपिकली भी अप्लाई करें। मैं आपको कुछ DHT ब्लॉकर शैम्पूज़ और ऑयल्स बता देती हूँ। अनियन और रोज़मेरी बड़े फेमस DHT ब्लॉकर शैम्पूज़ और ऑयल्स हैं, बल्कि एक रिसर्च हुई थी बड़ी फेमस, फार्मा इंडस्ट्री की एक बड़ी फेमस ड्रग है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को अक्सर हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो DHT ब्लॉकर है आपके पास। जब रिसर्च की गई, ये जर्नल्स में पब्लिश रिसर्च हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, रोज़मेरी के इफेक्ट्स पे और मिनॉक्सिडिल के इफेक्ट में, तो रोज़मेरी जो है हर
हर्ब है, नेचुरल हर्ब है। रोज़मेरी ने ज़्यादा इस टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक किया एज़ कम्पेयर टू, तो आप अच्छी ब्रांड्स के लें, आप रोज़मेरी और अनियन, केमिकल फ्री शैम्पूज़ और ऑयल्स, आप खाएँ भी वो चीज़ें, अप्लाई भी वो चीज़ें करें, साथ शुगर और रिफाइंड ग्रीन से दूर रहें। बिल्कुल ठीक है। और हमारी स्किन पे एकदम से एक्नी आ जाना, हमारे फेस पे एकदम से एक्नी आ जाना, वो क्या बीमारी हो सकती है? बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। एकदम से एक्नी आना, आपके पास स्ट्रेस भी हो सकता है। एकदम से एक्नी आना, दूसरे नंबर पे आपके पास हार्मोन्स हो सकता है। और एकदम से एक्नी आना, आपके पास कोई गट का इशू भी हो सकता है, डिस्बायोसिस भी हो सकता है। अब जब तक आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, हार्मोन्स को मैनेज नहीं करेंगे, गट के बैड बैक्टीरिया को मैनेज नहीं करेंगे, वो एक्नी नहीं जाएगी। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको किसी एंटी माइक्रोबियल की, किसी एंटीबायोटिक की, क्योंकि बहुत सिर्फ एक सर्टन टाइप ऑफ एक्नी है आपके पास जो बैक्टीरियल एक्नी है। अदरवाइज एक्नी हार्मोनल एक्नी भी हो सकती है, स्ट्रेस वाली एक्नी भी हो सकती है, कोई भी एक्नी भी हो सकती है। तो डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज आप थोड़ी देर के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे, कुछ आप अप्लाई करेंगे, वो चली जाएगी, वो वापस आएगी। अगर आपको रेजोल्यूशन चाहिए, आपको रीज़न तक पहुँचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ब्राउन कलर के पैचेस हमारी स्किन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो ब्राउन कलर के पैचेस आपकी स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं, जो गर्दन के पीछे स्याही आ जाती है, जो आर्मपिट्स में स्याही आ जाती है, मोके जिन लोगों के बॉडी पे बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी अब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं रही है, आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं। माय गॉड। और ये कितनी कितनी हमारे जो है वो स्वेयर सिम्टम्स हैं जिनको हम अगर ऑब्जर्व कर लें तो हम उस चीज़ को, उस बीमारी को टाइम से पहले पकड़ सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे नेल्स का भी बड़ा रोल होता है ना। एक टाइम तक हमारे नेल्स टूटते नहीं है, लेकिन एक एज में आके बहुत जल्दी जल्दी नेल्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर लोगों के नेल्स येलोइश होते हैं और एकदम से नेल्स अगर थोड़ा वो ब्लू और पर्पल सा शेड देने लग जाए, तो नेल्स के बारे में भी बताएं कि हमारे नाखून किस किस बीमारी का बताते हैं। ब्लू और पर्पल शेड अगर दे रहे हैं, इसका मतलब है आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आपके नेल बेड्स को ब्लड ठीक तरह नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये आपकी पेरिफेरीज है ना, हाथ और पैर, तो यहाँ पे हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत करेगा तो यहाँ तक ब्लड पहुँचेगा, इसका मतलब है कि ब्लड यहाँ पे ठीक तरह नहीं पहुँच रहा है। नेल्स अगर आप हमारे एज के साथ बहुत जल्दी टूट रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न आपके पास ये हो सकती है कि अब आपको प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन आपकी डाइट में जो है वो कम है। एक और रीज़न इस पर मैं बात करूँगी, एक्रेलिक नेल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये आपके नाखूनों को जो है ना वो कमज़ोर कर देता है, तो एक्रेलिक नेल्स जो है उससे तो आप दूर ही रहा करें। येलोइश नेल्स, अगर आप बहुत ज़्यादा नेल कलर मेरी तरह अप्लाई करते हैं, तो मेरे जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पॉडकास्ट खत्म होगा तो मैं ये नेल कलर उतार दूंगी। कोशिश करें कि ज़रूरत के बाद आप फ़ौरन अपना जो नेल्स है ना उसको साफ़ कर लें। जो आपके पास वर्टिकल रिजेस होती हैं नाखूनों के ऊपर, वो ज़्यादातर यानी सीधी लाइंस बी विटामिन की कमी से होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल रिजेस होती हैं, ये टेढ़ी वाली, वो आपके पास जिंक की कमी से होती हैं। जो सफ़ेद लकीरें होती हैं वो भी आपके पास जो है वो जिंक की कमी से होती हैं। तो नाखून आपको काफ़ी कुछ बताते हैं। और ये जो नेल्स में क्रैक्स फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी, वो भी प्रोटीन की कमी, नाखून कमज़ोर तो है। यानी हम जी। अपनी डाइट में अगर प्रोटीन ऐड कर लें तो कर उससे भी लें, बहुत ज़्यादा फर्क बिल्कुल, पड़ जाता है। एब्सोल्युटली। और हमारे जो ये अक्सर हम ज़रा सा स्किन को टच करें ना, स्पेशली नेक को, तो एकदम से रेड मार्क आ जाता है कि मतलब स्किन इतनी सेंसिटिव, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कोई ज़ोर से पकड़ ले तो या तो नील पड़ जाएगा या रेड मार्क आ जाएगा। तो ये भी कोई बीमारी है कि ये बस सेंसिटिविटी? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। सम पीपल आर मोर प्रोन टू ब्रूसेस, बट कुछ लोगों में ऐसा होता है। एक टर्म मैं बताना चाहूँगी, पिटैकी, PETECHIAE। पिटैकी आपके पास कहते हैं सबक्यूटेनियस हेमरेज को, यानी स्किन के नीचे वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसका इमीडिएट हेमरेज हो गया। ये भी विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। आपके जो स्किन के नीचे वाली ब्लड वेसल्स है ना, उनका माइनर सा कोलैप्स हो जाता है और वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। तो जितने लोगों को बहुत जल्दी नील पड़ता है वो अपने विटामिन सी लेवल ज़रूर चेक कराएं। हो सकता है उनको ये जो आपने कहा ना, ये पिटैकी होता है, ये पिटैकी इस वजह से हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहर, एक चीज़ और बताइएगा कि अक्सर रात में हमारी टांगों में बहुत स्वेर किस्म की दर्द होती है और कुछ लोगों की तो वैसे ही पूरा दिन ही टांगों में दर्द चल रही होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये कौन सी कमी होती है? एज बहुत यंग भी हो सकती है, मतलब टीन एज में या 20s में, 21 में भी अगर टांगों में इतनी स्वेर दर्द हो, तो ये कौन सी डेफिशिएंसी? इकरा, ये बहुत अच्छा सवाल है एंड आई एम ग्लैड आपने पूछा। लोग आप सुनते हैं, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देखते हैं, तो अब वो ये बात सुनेंगे। अगर रात को एकदम ज़ोर से कुड़ल पड़ती है ना, क्लासिकल कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। फॉरेन कैल्शियम, ये अभी खाली डाइट से पूरी नहीं होगी। कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली विद मील्स। अच्छा, अब वो दर्द जो पूरा दिन जान ही नहीं छोड़ती और उसके साथ मूड भी लो है, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। यानी रात को भी रहती हैं टांगों में क्रैम्प्स, और ख़ास करके लोअर लेग में, आपकी शिन में रहते हैं, और पूरा दिन भी रहते हैं, तो वो आपके पास मैग्नीशियम की कमी है। देन अगेन आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत ही लो
लो स्टीम रहते हैं, मतलब अच्छा सोच ही नहीं पाते, पूरा दिन डाउन। जब उनको देख लो तो उनको देख के ही सुस्ती बहुत होना अच्छा स्टार्ट हो जाती है कि मतलब उनको देख के भी ऐसा लगता है यार ये हमने किसको छेड़ लिया, इसको हाँ। देख के तो हम खुद भी सुस्त हो जाएंगे। हाँ। तो ये क्यों होता है, ये कौन सी डेफिशिएंसीज हैं कि उनको हम वो दें और उन्हें कहें प्लीज हमारे सामने थोड़ा एक्टिव होके आया करें? सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है तो कहीं वहाँ पे क्या इम्बैलेंस ऑफ ड्यूटीज़ तो नहीं है? कहीं वो इंसान आप सबसे ज़्यादा वज़न तो नहीं उठा के फिर रहे हैं ना? आप लोगों ने हो सकता है कम उठाया और आप सबका वज़न उसने उठाया हो और अब जो है वो तंग हो रहा हो। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ज़्यादा बोझ उसके ऊपर तो नहीं है। दूसरा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है और कोई और सिचुएशनल इशू नहीं है, तो ये विटामिन डी की कमी से हो सकता है आपके पास, विटामिन B1 की कमी से हो सकता है आपके पास, मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। इकरा, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने सारी मेरे पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन नहीं भी थी, गुस्से का कोई मसला नहीं था, सिर्फ विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमियाँ Oh थी my और वो God. बेचारे ठीक हो गए हैं। विटामिन B12 की कमी से भी ये हो सकता है। बहुत से डिप्रेशन और बहुत जल्दी रोना। मेरी एक हाउस हेल्प हैं, ठीक है, तो उनको ना बहुत ज़्यादा, ये तो मैंने अपने घर में केस ट्रीट किया ना, हर बात पे रोना, बगैर वजह के बैठे रोना। यकीन करें, सिर्फ 1 महीना उस बच्ची को विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाए हैं मैंने, एंड माशाल्लाह शी इज़ ओके एंड शी इज़ सो हैप्पी। माशाल्लाह, मतलब अगर हम बिल्कुल ही हर टाइम इतना डिप्रेस्ड असर कर रह रहे सकता हैं है और आपका, हर टाइम स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो हमें ये कुछ चीज़ें अपनी कर लाइफ में लेनी ऐड चाहिए, ऑन कर रूल लेनी आउट। हाँ चाहिए। जी, कर लेनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये भी बताएं, कुछ फीमेल्स के बहुत ज़्यादा थिक हेयर मतलब फेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा ऑफ साइन होता है, कोर्स, ठीक है। ऑफ अगर कोर्स। चिन पे बहुत ज़्यादा आ जाए या आपकी ये चीक वाली साइड पे बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है या कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी और इसको टेस्टोस्टेरॉन कैसे ज़्यादा ठीक है। किया जा सकता इकरा, है? ये टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा है। इस पे आपके 3 गोल्स होने चाहिए। एक, टेस्टोस्टेरॉन नीचे लेके जाना है। एक, बॉडी में एक प्रोटीन पे इस पे मैंने कल भी कहीं बात की है, SBHG, सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन जो है, उसको ऊपर लेके जाना है। सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन आपके पास वो प्रोटीन है ब्लड में जो आपके पास फ्री टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन मेल हार्मोन को बाइंड करती है। वो लेवल ज़्यादा नहीं रहेंगे तो उसी की वजह से ग्रोथ हो रही है। और तीसरा, वो जो अभी हमने DHT पे बात की है, बॉडी में DHT ज़्यादा होगा, DHT के लेवल्स नीचे करें। DHT के लेवल्स कैसे नीचे करने, उस पर तो हम बात कर चुके हैं। सेक्स बाइंडिंग हार्मोन ग्लोबुलिन प्रोटीन के लेवल आप कैसे नीचे करेंगे? आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर दोनों को आप बहुत अच्छा रखेंगे। और एंड्रोजन्स को आप कैसे नीचे लेके जाएंगे? आप अपने इंसुलिन लेवल्स को नीचे लेके जाएंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, शुगर्स और ग्रेन्स छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ये भी किसी जिंक डेफिशिएंसी की कमी से हो सकता है, जहाँ इसके और बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, जिंक की कमी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और जिंक हमें डाइट में किन किन चीज़ों में मिल सकता है? शेलफिश एंड रेड मीट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ जिंक ऑन दिस प्लैनेट। और अगर किसी हर्ब की फॉर्म में लेना हो तो? जिंक आपको हर्ब की फॉर्म में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ग्राइंडेड नट्स और सीड्स से ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट के होते ग्राइंडेड नट्स और सीड्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंथेटिक सप्लीमेंट से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ना मिट्टी खाने का बहुत दिल करता है, स्पेशली वो जो फ्रीजर से निकली हुई बर्फ होती है वो खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो ये क्या कोई बीमारी चल रही होती है? क्लासिकल आयरन की कमी है। मेरी एक पेशेंट थी कनाडा में, उनकी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही थी और वो एनोरेक्सिया की पेशेंट थी। मैं इसलिए केसेस के साथ बताती हूँ ताकि लोग ना रिलेट कर सकें। एनोरेक्सिया बुलिमिया नर्वोसा की पेशेंट थी। एनोरेक्सिया तो यंगर्स में होता है, बुलिमिया नर्वोसा बीमारी होती है कि ख़वातीन जो है वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं कि जो खाती हैं उंगली डाल के ना यहाँ पे अपने पैलेट में ये करके, इस पे हम कभी सेशन भी कर सकते हैं, उल्टी कर देती हैं। Oh my God. हाँ, इतना ज़्यादा कि खा लेती हैं, स्टफ़ कर लेती थी। अच्छा, अब वो अपने हस्बैंड से भी छुपा रही थी कि मुझे बुलिमिया नर्वोसा है, उनके बच्चों को भी नहीं पता था। वो इतनी ज़्यादा अपसेट थी, इतनी डिप्रेस थी, इकरा आप सोच नहीं सकती हो। ये पेशेंट्स, इनको साइकेट्रिक हेल्प की भी ज़रूरत होती है। खैर, वो मैंने फिर उनको समझाया कि आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएँ। वो इतना ज़्यादा रो के मुझे बता रही थी कि मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बाथरूम जाती हूँ, मैं यहाँ पे अपने तालू को उंगली से छेड़ती हूँ, मैं उल्टी कर देती हूँ। अब क्योंकि उनकी बॉडी में, और मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा क्यों बनती जा रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे इस पर कंट्रोल नहीं है। ये 4-5 साल पहले की एक पेशेंट की बात है। खैर, उनकी काउंसलिंग जो मैं कर सकती थी कि मैंने उनको साइकेट्रिस्ट का कहा, लेकिन एक जो उन्होंने मुझे सिम्टम बताया, उन्होंने मुझे कहा मैं फ्रीज़र में जाके इतनी बर्फ़ निकालती हूँ। एक्चुअली वो सारा खाना बाहर निकाल देती थी, तो उनको न्यूट्रिएंट्स की इतनी कमी हो गई थी, आयरन की इतनी कमी हो गई थी, तो उनको समझ नहीं आती थी कि वो बर्फ़ क्यों खाती हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप सब लोगों को याद रहे, जब आप किसी स्टोरी के साथ बताएं ना कि अगर आपका बर्फ़ खाने का दिल करे या बच्चों का भी अगर मट्टी खाने का दिल करे, आयरन की कमी है। तो इसमें हम किस तरह रोक किस तरह सकते हैं? इस आदत को कैसे आयरन की कमी पूरी हो,
पूरी करके, गोश्त के डाइट में, कीमे देख के डाइट में, ऑर्गन मीट्स देख के आप पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बताइएगा कि हमारी स्किन, हमारा जो फेस है, अगर वो बहुत ज़्यादा येलोइश टोन दे, वो ग्लो ही नहीं आता फेस, मतलब हम इतना कुछ भी अप्लाई कर ले लेकिन वो जो फेस का एक ग्लो है ना वो नहीं है। पेल स्किन आयरन की कमी से और बी विटामिन की कमी से होती है। आपके गाल फ्लश कब करते हैं? जब ब्लड अच्छा फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि अगेन आपको आयरन की कमी है या बी विटामिन की। बिल्कुल ठीक है। अच्छी स्किन के लिए कोई टिप? बेस्ट सप्लीमेंट अच्छी स्किन के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल है और विटामिन ई है। और अगर आपने अपनी स्किन अच्छी रखनी है ना, सबसे पहले जो बुनियाद है उसकी, आपने शुगर और रिफाइंड कार्ब से दूर रहना है, आपने पानी बहुत पीना है, आपने स्ट्रेस से दूर रहना है और मेकअप करके नहीं सोना है। काफ़ी ज़्यादा स्किन की चीज़ें उसी से बेटर हो जाती हैं। और सन ब्लॉक ना छोड़ें, हर वक्त मुंह पे सन ब्लॉक लगा के रखें। बिल्कुल ठीक है। एजिंग, कौन से ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जिससे हमें ये फॉरन क्लिक हो जाए कि अब एजिंग आना स्टार्ट हो गई है, अब हमने इसको कंट्रोल करना है, और वो हमने कैसे कंट्रोल करना है? आंखों की लाइंस, क्रो फीट। ओके, आंखों की, ये अर्लीस्ट साइन है आपको, जब ये क्रोज फीट जिसको कहा जाता है, जब ये आपके पास जो है वो आने शुरू हो जाएं और आपको ऐसा फील हो कि स्किन लाइन से भी पहले जब नीचे की तरफ आपके पास लटकना शुरू हो रही है, एंड स्लाइट बिट ऑफ पिगमेंटेशन, इसको यहीं पे पकड़ लें। और पिगमेंटेशन आपने खुद ही बता दिया, पिगमेंटेशन जब होती है वो किस बीमारी का साइन होता है? पिगमेंटेशन आपके पास मोस्टली बी विटामिन की कमी से होती है। अगेन बी विटामिन कॉम्प्लेक्स के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपके पास पिगमेंटेशन अगर उस वजह से है तो उसको डील करते हैं। लेकिन इतनी सारी पेशेंट्स को पिगमेंटेशन इस वजह से होती है कि वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई है उस दिन, ठीक है, और अच्छा खासा वो हर महीने अपना डाइट चार्ट बनवाती है लेकिन सन ब्लॉक मुझे कहती, और 34 उनकी एज है, ठीक है, और मुझे कहती है मेरी स्किन पे, मैंने पहला कोई, मैंने कहा सन ब्लॉक लगाती हैं? कहती नहीं। डॉक्टर साहब, अक्सर हम जब सोते हैं, ठीक है, अच्छा हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है, कुछ लोगों को नींद आती बहुत है और कुछ लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती, इसमें किस बीमारी का रोल है? और इसके अलावा कुछ लोगों को बुरे ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं और वो जब भी उठते हैं वो बहुत डर के और खौफ से उठते हैं, तो ये मुझे बताएंगे इसके बारे में। ये जो बुरे ख्वाब हैं और ये रेस्टलेस थॉट्स हैं रात को, यानी आप अपना दिमाग बंद नहीं कर सकते हैं, और लेटेंसी ऑफ ऑनसेट ऑफ स्लीप है, यानी ड्यूरेशन आपकी स्लीप का बहुत स्लो है, ये सब सिर्फ B1 विटामिन की कमी से होता है। न्यूट्रिशनल यीस्ट 2 टेबलस्पून डेली अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। B1 एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है सप्लीमेंट, एक फैट सॉल्युबल फॉर्म में। जो उसका फैट सॉल्युबल फॉर्म होता है बेनफोटामीन, आप उसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई होने से भी हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकता है। कॉर्टिसोल को रेगुलेट करने के लिए आप कॉर्टिसोल बैलेंसिंग हर्ब्स ले सकते हैं, शतावरी और अश्वगंधा, वो मेरे पास भी अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमें कफ बहुत ज़्यादा रहती है, क्रॉनिक कफ बन जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्रॉनिक कफ के लिए मैं आप लोगों को आज एक ऐसी बात बता रही हूँ जो कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। ये कैल्शियम की कमी की वजह से मोस्टली क्रॉनिक कफ होती है आपके पास, जो रात को सोई होती है। और इसके लिए जो आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है वो कैल्शियम लैक्टेट लेना है 200 मिलीग्राम बिफोर बेड। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि जितने भी आपने सप्लीमेंट्स बताए हैं उनमें से किस एज से हम कौन सा सप्लीमेंट बगैर किसी से पूछे भी ऐड कर सकते हैं? ये जो मैंने सारे सप्लीमेंट स्पेसिफिकली इन कंडीशंस के बताए हैं, अगर आप किसी ब्लड थिनर्स पे नहीं हैं, आप किसी एंटी हाइपरटेंसिव्स पे नहीं हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स पे नहीं हैं, तो आप आफ्टर 18 ले सकते हैं। आफ्टर 18 हम कोई भी ले सकते हैं अगर आप इन तीनों मेडिकेशंस पे नहीं हैं। इसके साथ साथ हमें नट्स और सीड्स अपनी लाइफ में कब से ऐड कर देने चाहिए? बचपन से। बचपन से, बिल्कुल। और नट्स और सीड्स दोनों इकट्ठे भी हम यूज कर सकते हैं? किस चीज़ का ग्राइंड ज़्यादा करके इकट्ठे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक जब है। आप ग्राइंड करके यूज करते हैं तो आप उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह अनलॉक कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, किसी पॉडकास्ट में शायद आपने या किसी और से मैंने सुना था कि जब भी आप कोई नट्स लेते हैं तो उसे भिगो के ले लें। बिल्कुल। तो उसका क्या फ़ायदा? वही मैं बता रही हूँ कि आपने हमेशा ग्राइंड करके लेना है और आपने भिगो के लेने हैं, क्योंकि अगर आप ग्राइंड करके और भिगो के नहीं लेंगे तो उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, आप उनको कंज्यूम कर लेंगे। उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स यानी वो चीज़ें जो उसकी ग़िज़ाइयत को खुलने नहीं देती, फाइटिक एसिड उसको कहा जाता है, उसको अनलॉक करने के लिए उसको भिगोना, ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और हम अपने बुजुर्गों को हर तरह का सीड या हर तरह के नट्स दे सकते हैं अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कर रहा है तो बिल्कुल। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ एक जाते जाते एक बेहतरीन टिप देती जाए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी पूरी ब्यूटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम अपना गुड बैक्टीरिया काउंट जो है उसको बचपन से ही बच्चों का अच्छा रखने की कोशिश करें। प्रोबायोटिक्स को बचपन से अपनी फैमिली की डाइट में जो है वो इंक्लूड करें। शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स से दूर रहें, प्रोसेस ग्लूटेन से दूर रहें, क्योंकि ये फिर आपकी गट हेल्थ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़राब करती है, आपको मल्टीपल फूड एलर्जीज होती हैं। और नेचुरल खाएं। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल पॉडकास्ट। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई अवेयरनेस के साथ। थैंक यू।
आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट बीमारियों को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उन्हें क्योर कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।